हेलो एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स एक्ट की डेफिनेशंस। तो लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, पर्सन। अब जब भी टैक्स का लॉ अप्लाई होता है तो वो किसी पर्सन पे अप्लाई होता है। पर्सन की नॉर्मल मीनिंग कॉमन लैंग्वेज में हम समझें तो आपको पता है बेसिकली अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन इनकम टैक्स लॉ सिर्फ ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई नहीं होता, बिजनेसेस पे भी होता है, कंपनीज पे भी होता है और भी बहुत सारे लोगों पर, बहुत सारे तरह के एंटिटीज पे अप्लाई होता है। तो इसीलिए पर्सन को स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में। तो वो डेफिनेशन क्या है, क्योंकि अगर पर्सन है तब तो टैक्स लगेगा, अगर पर्सन ही नहीं है, जगह जगह एक्ट में वर्ड यूज हुआ है पर्सन, तो अगर पर्सन ही नहीं है तो वो असेसी नहीं होगा, उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा इनकम टैक्स एक्ट, इसीलिए पर्सन को डिफाइन किया गया है। तो पर्सन की डेफिनेशन आपको मिलेगी सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 31। एंड वो डेफिनेशन क्या है? इट इज सिंस टैक्स इज लेविड ऑन अ पर्सन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू डिफाइन अ पर्सन, ये हमने डिस्कस किया। इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। ऑलरेडी टाइप्स ऑफ डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, इंक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब उस वर्ड की जो कॉमन मतलब है उसको इंपोर्ट करके ले आते हैं, उसको एक्चुअली डिफाइन नहीं किया है, तो जो उसकी कॉमन मतलब है वो तो अप्लाई होगी, साथ में बोल दिया इट इंक्लूड्स दिस 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 दिस। तो एक्चुअली पर्सन को डिफाइन नहीं किया है, लिखा है पर्सन इंक्लूड्स दिस 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 दिस। जैसे हमने उसमें इनकम का एग्जाम्पल डिस्कस किया था, या इनकम की डेफिनेशन के बारे में जो डिस्कशन है वो सेम, वो सारे पॉइंट्स यहां भी अप्लाई होते हैं। तो इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। इसमें क्या क्या आता है? इंडिविजुअल मतलब ह्यूमन बीइंग, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ कंपनी, अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म, an association of person or body of individuals, whether incorporated or not, a local authority, and every artificial juridical person not falling within any of the preceding sub clauses. तो पर्सन को एज सच डिफाइन नहीं किया, पर्सन का जो कॉमन मतलब है वो अप्लाई करेगा, उसके बाद बोल दिया पर्सन इंक्लूड्स, ये 6 पॉइंट इन्होंने बता दिए। और जो लास्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, उसमें ये कहा every artificial juridical person not falling within any of the preceding sub clauses। मतलब जो 1 से 6 पॉइंट में कवर नहीं हुए, ऐसा भी कोई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है तो वो भी पर्सन में इंक्लूड हो जाएगा, वो भी पर्सन की मीनिंग के दायरे में आ जाएगा। तो एक एक करके इनको, इन पॉइंट्स को देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इंडिविजुअल, इसमें तो कुछ बताने की आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है। पर्सन, इंडिविजुअल का जो कॉमन मतलब होता है नेचुरल पर्सन या ह्यूमन बीइंग। इट ऑल्सो इंक्लूड्स माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर आपने थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आपने पढ़ा हो, तो माइनर और अनसाउंड माइंड के पर्सन के पास कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती। उनके द्वारा लिखे गए, साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड एब इनिशियो होते हैं, वैलिड ही नहीं होते लॉ में, उनको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट ले जाके। लेकिन पर्सन की डेफिनेशन में माइनर भी आता है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी आता है। मतलब माइनर के ऊपर भी टैक्स लगाया जा सकता है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के ऊपर भी टैक्स लगाया जा सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो, एक लॉ है इंडिया में, उसके हिसाब से ये बनता है कि फैमिली के मेंबर्स मिलके साथ में जॉइंटली प्रॉपर्टी ओन करें, उससे कुछ इनकम हो, या प्रॉपर्टी फैमिली साथ में मिलके काम करे, तो एक पर्सन, उसकी वाइफ, उसके लीनियल असेंडेंट्स या डिसेंडेंट्स, ये सब मिलके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनता है। तो इसको इनकम टैक्स एक्ट के लिए एक सेपरेट एंटिटी माना गया है। मतलब वो 4 या 5 लोग अगर हैं तो उनके अपने अपने, दे आर पर्सन इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी, वो खुद तो पर्सन है ही, उनका अपना इंडिविजुअल पैन नंबर होगा। प्लस अगर एचयूएफ बना रखी है तो एचयूएफ भी एक पर्सन माना जाएगा, एचयूएफ का अलग से एक पैन होगा, एचयूएफ की इनकम टैक्स रिटर्न अलग फाइल होगी, उसकी टैक्स की कैलकुलेशन अलग होगी। ठीक है। नेक्स्ट, पर्सन इंक्लूड्स अ कंपनी।
कंपनी वर्ड तो आपने सुना होगा, आई एम श्योर आप जानते भी होंगे, आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा भी होगा या कंपनी लॉ भी पढ़ा होगा। तो कंपनी की डेफिनेशन में हम अभी नहीं जा रहे, कंपनी की डेफिनेशन एक सेपरेट वीडियो में डील करेंगे। अभी सिर्फ पर्सन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। कंपनी सेपरेटली डिफाइंड है, कंपनी किसको कहते हैं। तो लेट्स स्किप दिस पार्ट। नेक्स्ट है पर्सन इंक्लूड्स अ फर्म, अ पार्टनरशिप फर्म। आई एम श्योर आप जानते हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, यहां तक पहुंचे, तो पार्टनरशिप फर्म क्या है, उसका जनरल मतलब क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक दो पॉइंट आपको बता देता हूं। अगर आपने पार्टनरशिप लॉ पढ़ा है या आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, तो लॉ में एक पार्टनरशिप फर्म की और पार्टनर की अलग अलग आइडेंटिटी नहीं होती। मतलब अगर फर्म की लायबिलिटी है तो उनके पार्टनर्स की भी लायबिलिटी है। कंपनी के केस में अलग होता है, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन फर्म के केस में लॉ पार्टनर और फर्म में कोई डिफरेंस नहीं देखता। ठीक है, आपको अगर अकाउंटेंसी में आपने पढ़ा होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब जब पार्टनरशिप के पास पैसे कम होते हैं किसी को लौटाने के लिए, तो पार्टनर अपने घर से पार्टनर को लाना पड़ता है, बियॉन्ड हिज शेयर ऑफ लॉस भी लाना पड़ता है। उसका रीजन यही है कि फर्म की लायबिलिटी पार्टनर की भी लायबिलिटी है। लॉ के नजरों में दोनों अलग अलग नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में तो नो सेपरेट डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, लॉ डज नॉट ट्रीट फर्म एंड इट्स पार्टनर एज अ सेपरेट पर्सन, लेकिन इनकम टैक्स के पर्पस के लिए फर्म इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। तो बाकी लॉ अपना काम करेंगे, लेकिन इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय, इनकम टैक्स लॉ के प्रोविजंस अप्लाई करते समय हम फर्म को एक सेपरेट पर्सन ट्रीट करेंगे। फर्म का पैन अलग होता है, फर्म की रिटर्न अलग फाइल होती है, और लॉ फर्म पे भी अप्लाई करता है अलग से, पार्टनर का अपना अलग और फर्म का अलग। तो एज ए फर्म इज अ पर्सन, उसके ऊपर भी इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई करता है। नेक्स्ट, एओपी और बीओआई। अब ये दोनों टर्म्स एओपी और बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। तो हम इसका कॉमन जो मतलब होता है उसी को लेंगे। कॉमन मतलब क्या है, एओपी और बीओआई इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु हैव कम टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस लाइक जॉइंट एंटरप्राइज, बट इट इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म। अगर प्रॉपर पार्टनरशिप फर्म बना ली, डीड है पार्टनरशिप की, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है, तब तो वो पार्टनरशिप फर्म के अंडर में आ गई। लेकिन कई बार ऐसी सोसाइटीज बन जाती हैं, ग्रुप्स बन जाती हैं, क्लब्स बन जाते हैं, जहां पर उनको आप पार्टनरशिप फर्म नहीं कह सकते, लेकिन फ्यू पीपल, कुछ लोग साथ में आ रहे हैं फॉर अ कॉमन पर्पस। वो पर्पस कमर्शियल भी हो सकता है, नॉन कमर्शियल भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम कहेंगे या तो एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इसको भी इनकम टैक्स एक्ट में एक सेपरेट पर्सन माना जाएगा। नेक्स्ट, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कई फॉर्म्स होते हैं। यूनियन गवर्नमेंट है जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, हर स्टेट में एक स्टेट की गवर्नमेंट होती है। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक गवर्नेंस मैकेनिज्म होता है, एक गवर्न करने का तरीका होता है। और नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट लेवल, बट आप किसी सिटी में रहते हैं तो आपकी सिटी में कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, म्यूनिसिपैलिटी होगी, जो वहाँ की साफ सफाई, पानी, ये सब उनका डिपार्टमेंट है, उनका काम है। तो उसके लिए भी इलेक्शंस होते हैं। मेयर, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बड़े शहरों में मेयर का चुनाव होता है, काउंसलर्स का चुनाव होता है, फिर वो मेयर बनाते हैं। तो वो हो गया लोकल अथॉरिटी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई हुई अथॉरिटी। वैसे ही विलेजेस में ग्राम पंचायत होती हैं। तो एनी ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट को मैनेज करने के लिए एक पोर्ट ट्रस्ट बनाया जाता है, या इस तरह की सिमिलर बॉडीज जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रही हैं, उनके पास अथॉरिटी है लोकल, एक लोकेलिटी को मैनेज करने की, उसे हम बोलते हैं लोकल अथॉरिटी। ये भी इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। दे विल बी ट्रीटेड, उनको एक पर्सन माना जाएगा और उनके ऊपर भी इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई होगा। टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा वो और बात है, पर इनकम टैक्स में वो भी एक पर्सन है, इनकम टैक्स अप्लाई होगा, इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई होगा। लास्ट, एवरी आर्टिफिशियल, ये 7th पॉइंट था, जो कोई ऐसा पर्सन जो अभी तक के किसी भी पॉइंट में कवर नहीं हुआ, अगर वो नेचुरल पर्सन है
तब तो वो फर्स्ट पॉइंट में ही कवर हो गया, फर्म है तो कवर हो गया, कंपनी है तो कवर हो गया। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि एक एंटिटी है जो इनमें से किसी पॉइंट में कवर नहीं हुई, तो वो डेफिनेटली आर्टिफिशियल एंटिटी, मतलब किसी लॉ के अंडर क्रिएट की हुई या ऐसे किसी सिचुएशन में क्रिएट की हुई एंटिटी होगी। क्योंकि नेचुरल पर्सन अगर होता तब तो फर्स्ट पॉइंट में ही कवर हो जाता। इसीलिए बोला है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। और डेटी, डेटी का क्या मतलब है? आप अगर कभी किसी मंदिर में गए हैं, हर मंदिर में एक मूर्ति स्थापित है, तो उस भगवान की पूजा होती है, भगवान के नाम पे चढ़ावा आता है। क्या आप उसको नेचुरल ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो डेटी है, हम उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, अब चढ़ावा डेटी को जा रहा है, तो कल को कोई बोले कि भाई इस पर तो हम टैक्स नहीं देंगे, ये तो इसके ऊपर तो इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई नहीं करता क्योंकि ये पर्सन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो 7th सब क्लॉज है उसमें बोल दिया आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, तो अगर डेटी के पास भी चढ़ावा आ रहा है तो वो इनकम टैक्स के दायरे में आ गया। टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा अलग बात है, आगे इनकम टैक्स एक्ट डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, पर आ तो गया, टैक्स के नेट में तो आ गया क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन में आ गया। वैसे ही बार काउंसिल, आपको पता होगा अगर शायद, तो लॉयर्स एक एसोसिएशन बनाते हैं, उसको बार काउंसिल कहते हैं। या फिर एक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ना तो लोकल अथॉरिटी है, ना कंपनी है, ना फर्म है, कुछ भी नहीं है, पर यूनिवर्सिटी भी पर्सन के डेफिनेशन में आ गई अंडर द 7th सब क्लॉज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ठीक है, इट इज नॉट अ रियल पर्सन। ये जितने भी एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज नॉट अ रियल पर्सन, but they are recognized and classified as person legally to fix tax liability. टैक्स लाइबिलिटी डिटर्मिन करने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए कि भाई आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए उनको पर्सन की डेफिनेशन में लाया गया है। तो द डेफिनेशन एक बार रीआइटरेट कर देते हैं। डेफिनेशन इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। इन एडिशन टू दी 7 कैटेगरीज, कोई और चीज जो इनसे मिलती जुलती है वो भी इसमें इंक्लूड करी जा सकती है, क्योंकि इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब यही होता है कि उसकी कोई तय सीमा नहीं होती, तय दायरा नहीं होता। आप बाहर से भी चीजें ला सकते हैं, उससे मिलती जुलती कोई भी चीज उसके अंदर इंक्लूड करी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन डिसीज्ड हो जाता है, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसका जो एस्टेट है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, अभी उस प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ नहीं है, पर उस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम आ रही है, तो अब वो पर्सन तो चला गया, वो तो टैक्स भरेगा नहीं जाके ऑब्वियसली, और उसके जो वंशज हैं, जो डिसेंडेंट्स हैं, जिनको प्रॉपर्टी मिलनी है, अभी तक मिली नहीं है, तो फिर वो बोलेंगे भाई हमें तो प्रॉपर्टी मिली नहीं, हमें तो इनकम आई नहीं रही, हम कैसे टैक्स दे दें? तो क्या इस डिसीज्ड पर्सन की एस्टेट पर जो भी इनकम आ रही है ये टैक्स फ्री हो जाएगी क्योंकि कोई टैक्स देने वाला नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो किसी ना किसी पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी कि भाई इसके ऊपर भी टैक्स देना है। तो उसका जो लीगल हेयर है, लीगल हेयर मतलब जो उसका लीगल वारिस है, वो या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो कोई ना कोई एस्टेट का एग्जीक्यूशनर होगा, मतलब किसी ना किसी को कोर्ट ने अपॉइंट करा होगा, या कोई तो ऑथराइज्ड पर्सन होगा जो उसके एस्टेट की देखभाल कर रहा होगा, तो वो रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेयर वुड बी ट्रीटेड एज पर्सन रिप्रेजेंटिंग द एस्टेट। मतलब उस एस्टेट के ऊपर जितनी इनकम टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसके लिए लीगल हेयर या उस रिप्रेजेंटेटिव को पर्सन मान लिया जाएगा जो रिस्पॉन्सिबल है उस एस्टेट से आने वाली इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके जमा करने के लिए। ठीक है, तो कोई मतलब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन होने के कारण इससे मिलता जुलता भी अगर कुछ है तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। मुंबई यूनिवर्सिटी, ये क्या है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, ये क्या है? इट्स अ कंपनी, बैंकिंग कंपनी। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये क्या है? लोकल अथॉरिटी। सीए अनिरुद्ध सराफ, मैं, ये क्या है? इंडिविजुअल। अ जॉइंट हिंदू फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ एक्स, हिज वाइफ एंड डॉटर, ये है एचयूएफ। मेसर्स XYZ ट्रेडर्स, ये क्या है? पार्टनरशिप फर्म। सो आई होप द डेफिनेशन ऑफ पर्सन इज क्लियर। द रीजन हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं,
बिकॉज अगर थियोरी क्वेश्चन आता है तो कई बार आप कुछ पॉइंट्स भूल जाते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं वो आपको याद रह जाए, और एग्जाम में ऐसा नहीं हो कि 7 में से 5 आपको याद रहे और 2 आपको याद नहीं रहे, आप फ्री में मार्क्स लूज करते हैं।